बात कही थी, क्या एवरेज सिर्फ इस है? अच्छा, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स में मान लीजिए मुझे स्ट्रक्चर आया कि मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। मैं कह सकता हूं अगर मेरे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मेरे पास n मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके लिए मैं कहूंगा के ई टोटल is ke of first plus ke of second plus ke of third plus dot 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 plus ke of nth molecule, half m u1 square plus half m u2 square plus half m u3 square plus dot 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 plus half m un square। ये क्या है? ये सारे n लाखों करोड़ों अरबों इंटू अरबों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये टोटल जोड़ के इतनी है। ठीक है, इतने सारे पार्टिकल कहां से जोड़ूंगा मैं? हाँ जी, तो मेरे मन में एक ख्याल आता है। क्या आता है? अगर एवरेज एनर्जी पता लग जाए किसी पार्टिकल की, ठीक है, तो एक पार्टिकल की एवरेज एनर्जी इतनी, उसको n नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास सबकी एवरेज एनर्जी आ जाएगी या टोटल एनर्जी आ जाएगी। बिल्कुल, तो के ई टोटल इज n इंटू एवरेज के ई ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ऐसा करूं तो काम हो जाएगा। सच है। पर एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने कहा दिस इज इक्वल टू एन इंटू हाफ एम यू स्क्वायर, और ये यू कौन सा है? ये यू है वो एक एवरेज या मीन वेलोसिटी कह सकते हैं। ये कौन सा मीन है? वी डोंट नो ये कौन सा मीन है, वो निकालने वाले हैं। ठीक है, क्या आप देख सकते हैं कि हाफ एम हाफ एम हाफ एम हाफ एम हाफ एम कट गया, क्या बचा? u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस un स्क्वायर अपॉन n इज u मीन स्क्वायर। या जो मीन वेलोसिटी हमारे पास आ गई, ये कौन सी आ गई? ये आ गई रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस un स्क्वायर अपॉन n। वाह, ये क्या है? आप देखिए, कमाल है। ये क्या है? ये जो मीन वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी थी, ये पहले स्क्वायर्स लिया, u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर u3 स्क्वायर, स्क्वायर्स का एवरेज लिया, उनको जोड़ के n से डिवाइड किया, तो मीन स्क्वायर का रूट, तो रूट मीन स्क्वायर, तो इसको सिर्फ मीन की बजाय RMS, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्पीड्स या RMS स्पीड, ऐसा बोल देते हैं। और यहां पर चूंकि हमने एक सिंबल डिफाइन कर लिया है तो बार बार वही RMS लिख देते हैं। दिस इज U मीन इज नथिंग बट U RMS। ऐसे इस तरह से हमने डेरिवेशन किया था RMS का। किया था नहीं मतलब पहले तो नहीं किया था, अभी करके दिखाया आपको। लेकिन महत्व इस बात का है कि अब आप देखिए, कहीं RMS स्पीड आप ले रहे हैं तो RMS है तो एक एवरेज एक किस्म का। इसकी यूटिलिटी क्या है भैया? इसकी यूटिलिटी ये है कि अगर हम ये RMS वाली स्पीड लेते हैं और इससे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये RMS से निकाली जाए, एक पार्टिकल को n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो सारे अलग अलग पार्टिकल्स को जोड़कर सच्ची में जितनी काइनेटिक एनर्जी आती है एक्यूरेट, उतनी मेरी इससे आ जाएगी। तो RMS वहां यूजफुल है जहां आप स्क्वायर करके निकाल रहे हैं। जब भी आप स्पीड का स्क्वायर करके कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी एनी क्वांटिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड्स, तो यहां अगर वो क्वांटिटी आप निकाल रहे हैं तो वहां पर आपको RMS स्पीड का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, अच्छी बात है। वहीं पर अगर कोई दूसरी चीज निकाल रहे हैं, जैसे समथिंग कोई दूसरी क्वांटिटी क्यू डैश है विच इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मान लीजिए स्पीड है। अच्छा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड भी कुछ हो सकता है, यू नेवर नो, कुछ हो सकता था। तो इसका जब एवरेज निकालेंगे तब यहाँ RMS नहीं चलेगी, यहाँ आपको कुछ अलग क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, कुछ अलग तरीके से एवरेज डिफाइन करना पड़ेगा, वो बहुत डिफरेंट होगा इससे। यू सी दैट? अच्छी बात है। तो चलिए, एक बार आपको ये बात समझ में आ गई है
की एप्लीकेशन पर डिपेंड करती है। ये जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ, मान लीजिए आपको मोमेंटम निकालना है। नाउ मोमेंटम P is proportional to U. P is not proportional to U square. P is actually proportional to U. अच्छी बात है। तो चूंकि मोमेंटम प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U to the power 1 के। तो अगर आप कहेंगे कि मेरे पास बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स थे, हाँ जी, और मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटा कितना था, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस डॉट 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 प्लस mn un, और ये बराबर होगा किसके, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लें और हर एक का मीन मोमेंटम कुछ निकाल लें ऐसे, तो डू यू सी कि u mm तो कैंसिल हो जाएगा, m1 m2 mn सारे बराबर हैं, गैस मॉलिक्यूल्स का सबका मास बराबर है, तो u एवरेज आ जाएगा कितना, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un बाय n। अच्छा, तो एक सिंपल जो मीन वेलोसिटी थी, जो एवरेज वेलोसिटी थी, उससे काम चल जाएगा। जी हाँ, यहां पर उससे काम चल जाएगा, राइट। तो ये एक एवरेज निकालने का तरीका है। आप किसी भी चीज का एवरेज आपको चाहिए, आप हमेशा इस तरह से निकाल सकते हो। ऑलवेज दिस कैन बी डन। प्लीज नोट, जैसे जैसे जो वेलोसिटी और वो जो नई क्वांटिटी Q है, फंक्शन बदलता जाएगा। यहाँ U टू द पावर 1 के प्रोपोर्शनल था P, तो ये वेलोसिटी आई। KE U टू द पावर 2 के प्रोपोर्शनल थी, तो ये वाली वेलोसिटी यूज कर रहे हैं। ऐसे ही जस्ट एज एन एक्सरसाइज पूछ रहा हूं, अगर कोई ऐसी क्वांटिटी Q होती विच वाज प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाय रूट ऑफ U, मान लीजिए ऐसी होती, अब इसको कैसे आप इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, तब आप कहते हैं कि Q टोटल इज Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn, राइट। हाँ जी, तो और ये दिस वाज m बाय रूट U, ठीक है, और दिस इज प्रोपोर्शनल Km बाय रूट U, तो Km 1 अपॉन रूट ऑफ U1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ U2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ UN, ये ऐसे आ जाती है। और वहीं टोटल क्वांटिटी कितनी होती, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू k इनटू m अपॉन रूट ऑफ U। अब ये कोई नया वाला मीन है, न्यू मीन, km कट जाएगा, आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ U न्यू मीन। दिस विल बी 1 by n times 1 by root of U1 plus 1 by root of U2 plus 1 by root of U3 plus dot 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 plus 1 by root of UN। इनवर्स रूट मीन कुछ नया टाइप का डिफाइन हो जाता है इससे, बशर्ते आपके पास कोई क्वांटिटी ऐसी होती जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी होती, तो उसका एवरेज या उसकी एवरेज वेलोसिटी एक नए तरीके से निकालते, एक नए टोटके से निकालते, जो ये होता। देखिए आप, राइट। तो आप ये देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महत्व एवरेज की रैंडम कोई भी वैल्यू निकालने का नहीं है। महत्व इस बात का है कि एवरेज तो कोई, आपने कुछ भी फॉर्मूला लगाया, एवरेज निकाल लिया, अब वो एवरेज सही जगह काम आए, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो एवरेज किस लक्ष्य से डिराइव किया गया है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे उनके लिए मीन वेलोसिटी है, देखें आप, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी थे उनके लिए आरएमएस वेलोसिटी है। और उसी तर्ज पर अभी कोई फंक्शन है नहीं ऐसा, पर अगर होता, खाली आपके अभ्यास की, आपके समझ के लिए मैंने कहा है, अगर कोई ऐसा फंक्शन होता, कोई ऐसी क्वांटिटी होती जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड होती, तो उसके लिए वेलोसिटी, तो उसके लिए मीन कैसे निकालते, 1 अपॉन रूट U ऑफ नया वाला मीन वेलोसिटी would have been, it would have been given by this strange formula, and so on and so forth। जैसे जैसे वेलोसिटी पर फंक्शनैलिटी चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे ये फॉर्मूला या ये मीन भी चेंज होता जाएगा। हमारे काम के हैं 3 मीन। व्हाट डू यू मीन, अर्थमेटिक मीन या सिंपली मीन वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी। स्पीड बराबर वेलोसिटी, आई मीन फिजिक्स वाले इमोशनल ना हो, केमिस्ट्री में हम ऐसी बात कर लेते हैं। आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड आवर टॉक फ्रॉम लास्ट टाइम। जो हम बातें कर रहे थे अच्छी तरह से आपके मानस में उतर गई हैं। एक तो बहुत ही अच्छे डेरिवेशंस हैं, वो कराने पड़ेंगे। अब आइए देखते हैं केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो एक इक्वेशन आती है, बहुत मशहूर इक्वेशन है, कैसे डिराइव करते हैं। हम प्रेशर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब
गैस प्रेशर कितना निकालती है या कितना लगाती है, क्या हम उसको डिराइव कर सकते हैं? हाँ, कैसे? वही करते हैं। मान लीजिए एक डब्बा है, ऐसा जैसे दिखाया है चित्र में, और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 एन पार्टिकल्स हैं, ठीक है? और हैं तो बहुत सारे, शुरुआत में एक पार्टिकल लेते हैं, और एक पार्टिकल है, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी कुछ है u, ठीक है? तो अब उसका कुछ तो x कंपोनेंट होगा, कुछ y कंपोनेंट और कुछ z कंपोनेंट होगा, पक्का? तो कुछ x, कुछ y और कुछ z कंपोनेंट्स हैं, इस तरह से, ठीक है? अच्छा, अब एक बात ही देखिए, जो क्यूब है, क्यूब कितना बड़ा था? ये क्यूब था, और मान लीजिए इस तरह से यहाँ ओरिजिन है हमारा, ऐसे मान लीजिए ये, और हमारा प्यारा जिगर का टुकड़ा पार्टिकल यहाँ है, और वो ऐसे चल रहा है। वैसे तो जिगजैग 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 कहीं भी चल सकता था, है ना? अगर बहुत सारे पार्टिकल्स थे, मान लीजिए एक ही पार्टिकल है पूरे डब्बे में, चल रहा है, जब वो चलेगा तो चलते चलते चलते, अब कुछ उसका एक्स कंपोनेंट, कुछ वाई है, कुछ जेड है, सिर्फ एक्स की मदद से देखें तो एक्स वो यहाँ आएगा, धड़ाम से टकराएगा, फिर पलटेगा, यहाँ जाएगा, फिर धड़ाम से यहाँ टकराएगा, फिर पलटेगा, डैंग 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 डैंग, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे एक्स कंपोनेंट में होता रहेगा। वाई में और जेड में जो जा रहा है वो अलग है, पर एक्स में तो ऐसे ऐसे चल रहा है, टक्कर 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 टक्कर, ऐसे वाई में टक्कर टक्कर और जेड में भी टक्कर टक्कर ऐसे चलेगा। तो अब आप ये देखिए कि हम सिर्फ एक क्षण के लिए हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट देख रहे हैं, तो दो टक्करों के बीच में आप देखें चल कैसे रहा है मामला। जैसे ये यहाँ था पार्टिकल, यहाँ से यहाँ तक गया, धड़ाम टकराया, फिर लौटा, यहाँ आया, धड़ाम टकराया, और फिर लौटा, यहाँ तक आया। तो ये इधर लौट के फिर यहाँ लौट के बुद्धू घर को आए, जब वो बिल्कुल पहले वाली पोजीशन में, इस तरफ वेलोसिटी है, टक्कर मारी, लौटा इधर थी, इधर आया, इधर यहाँ टक्कर मारी, फिर इधर आया। तो अब जब उसने डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस आप L मानते हैं, एज लेंथ कितनी है? एज लेंथ ऑफ क्यूब अगर L है, तो L डिस्टेंस उसने कितना? 2L। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? पूरी साइकिल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 2L। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज 2L। कब से कब तक? वो गया, उसने टक्कर मारी, फिर लौट कर दोबारा टक्कर मारने की कगार पर आया, वैसे, और आपको लगे वो बीच में है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा ले लो। आप कल्पना करो एक ऐसे पार्टिकल की जो जस्ट दीवार पर के पास खड़ा है, इधर आ रहा है और जस्ट टक्कर मारने वाला है, आपने जैसे घड़ी शुरू करी, धड़ाम टक्कर मार दी उसने, फिर वो पलट गया, टिंग टिंग टिंग, यहां तक आया, धड़ाम से टक्कर खाई, और फिर यहां से लौट कर आया, और दोबारा आप टक्कर मारने की जस्ट कगार पर है। जैसे आपने वॉच शुरू करी थी, आपने शुरू करी और धड़ाक टक्कर हो गई, अब टक्कर होने वाली है, आप जस्ट रोक दीजिए। तो आपने एक तरह से उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है 2L है, और नंबर ऑफ कोलिजन्स विथ वन सरफेस इज 1। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और उस दौरान एक टक्कर मारी, फिर घड़ी शुरू करेंगे, धड़ाम, फिर टक्कर मार देगा, जाएगा, पूरा डिस्टेंस 2L ट्रेवल करेगा, और जस्ट टक्कर मारने की कगार पर होगा। तो आप देखें इस पूरे टाइम पीरियड में कितना वक्त लगा है उससे, टक्कर मारी और 2L डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, यानी कि पूरा 2L डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उस दौरान एक टक्कर एक शेडेड एरिया, एक सरफेस पर मारता है, जिसको मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स m है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल आप छोटा m मान लें, ये सब बड़े खुशी की बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या आप देख सकते हैं कि टाइम यूज्ड या टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ऐसे कहें, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विथ एरिया ए, एरिया ए से दो टक्करों के बीच का टाइम कितना होगा? दिस इज इक्वल टू टाइम स्पेंट इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 2L। डिस्टेंस 2L ट्रेवल करने में जो उसने वक्त खराब किया वो है, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा t, इसको डिस्टेंस बाय स्पीड,
ये v1 पार्टिकल की वेलोसिटी थी u1 और x डायरेक्शन में थी u1x। इतना वक्त लगा है उससे दो टक्करों के बीच में, फिर दोबारा टक्कर हो जाएगी, फिर चलेगा, फिर दोबारा टक्कर हो जाएगी, ऐसे। तो बिटवीन एक टक्कर फिर दूसरी टक्कर के बीच में 12 का टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उस 12 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इतना वक्त लगा है। यहां तक ठीक है? अच्छी बात है। करना क्या चाह रहे हैं आप? मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूं। अच्छा, नाउ प्लीज नोट, टक्कर के दौरान मोमेंटम चेंज कितना हुआ है? वेल, अगर आप देखें, जस्ट यहां था और यहां टक्कर मार रहा है, तो टक्कर के जस्ट पहले मोमेंटम था, मान लीजिए ux1, इस दिशा में था तो -ux1, और फिर फाइनली कितना हो गया? उतनी स्पीड उल्टी दिशा में हो जाएगी तो फिर ux1 हो जाएगा। तो चेंज p इनिशियल मोमेंटम था -mux1, p फाइनल है प्लस mux1, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल इज 2 times m into ux1। तो चेंज इन मोमेंटम है 2m into ux1। ठीक है, एक पार्टिकल का। डू यू रिमेंबर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स? अच्छा, नाउ आप ये देखें, टाइम टेकन डेल्टा टी इज दिस थिंग। अभी हमने निकाला 12/ux1। ये क्या है? ये है वक्त जो लगा है, और इस दौरान चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी कितना हुआ है? डेल्टा पी है 2mux1, 2 into m into ux1। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, which is equal to nothing but force. Rate of change of momentum by Newton's second law, this is force, which is how much? 2 into m into ux1 divided by 2l upon ux1, which is 2 कट गए, m upon l ux1 square. Oh wow, force is this much, ठीक है। एंड प्रेशर कितना होगा? प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, तो m by l ux1 square divided by area. Now l into a is equal to v, so this pressure becomes equal to m upon v ux1 square. अच्छा, तो प्रेशर जो उस वॉल पर एक्सर्ट हो रहा था एक पार्टिकल के कारण, वो इतना हो जाएगा। अच्छा, और अगर n पार्टिकल्स हैं तो प्रेशर P विल बी, जोड़ लीजिए, m और v तो सेम ही है, ux1 स्क्वायर प्लस ux2 स्क्वायर प्लस ux3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस uxn स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ये है x कंपोनेंट किसका? स्पीड्स का। ठीक है, क्या आप देख सकते हैं कुछ RMS मामला लग रहा है? This is m by v times u RMS का x कंपोनेंट अगर आप ले लेते हैं, जी हाँ, स्क्वायर इनटू n, n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये तो RMS स्पीड की जो डेफिनेशन थी उसी से आ जाएगा। अच्छी बात है, पर एक बात ये बताइए कि x कंपोनेंट में स्पीड ज्यादा होगी या y में या z में? तीनों दिशाएं बराबर हैं, तो जितना x कंपोनेंट होगा उतना ही y होगा, उतना ही z होगा। तो डू यू सी u RMS का होल स्क्वायर इज u RMS x u RMS y प्लस u RMS, खाली मैग्नीट्यूड्स हैं, z का स्क्वायर। क्यों? वेक्टर्स i कैप j कैप की कैप ऐसे, है ना? और चूंकि ये बराबर हैं, दिस इज 3 times u RMS x का स्क्वायर। क्यों? जितना x का है उतना y का, उतना z का। अच्छा, तो मैं कह सकता हूं कि m by v into n, और दिस इज 1/3 ऑफ u RMS का स्क्वायर। हाँ, बिल्कुल कह सकता हूं। अच्छी बात है। ये क्या गया? कुछ शानदार लग रहा है तो जी हाँ, ये बहुत ही शानदार आने वाला है। m है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो
mass of each molecule into number of molecules will give you total mass of the gas. अच्छा, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m into Na upon Na into n क्या किया, Na से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, mass of one particle into Avogadro's number will give you molar mass. अच्छा, और n by Na क्या है, number of particles by Avogadro's number is number of moles. ओके, तो ये क्या है, प्रेशर है, जी हाँ, वाव, तो क्या आ गया, देखिए PV is 1/3 nm URMS square. PV is 1/3 of number of moles into molar mass into RMS velocity का square. This is a formula, the kinetic theory of gases से जो इक्वेशन आती है वो है प्रेशर एस्टिमेट करने के लिए, राइट. PV is 1/3 nmc square. अब देखें सेम वही चीज, PV is 1/3 nm URMS square. बहुत ही क्लासिक और मशहूर इक्वेशन है, आप ये भी देख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से PV is equal to nRT वगैरह भी कर सकते थे आप. हाँ जी, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का एक असम्पशन था कि काइनेटिक एनर्जी इज ओनली एंड ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. हाँ जी, अब यहां से देखिएगा कैसे दिखाते हैं आपको, ये कितना है, दिस इज 2/3 into 1/2 mn URMS का स्क्वायर. हाँ जी, नाउ 2/3 into number of particles n into half m RMS स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर क्या था, ke. तो ये है मीन काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल इनटू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट मींस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और 2/3 इनटू ke. ये कौन सी है, ट्रांसलेशनल ke ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम PV इज 2/3 ऑफ ke. एक तो ये आ गया, और सिंस दिस इज इक्वल nRT, क्या आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी चीज पर नहीं. ये हमने सिंपल अपना जो असम्पशन था उससे डिराइव भी कर लिया है, राइट. अच्छी बात है, मजेदार फॉर्मूले हैं, आप देखें. और आरएमएस वेलोसिटी वगैरह हम सब निकाल चुके हैं. जी हाँ, आप चाहें तो आरएमएस वेलोसिटी को दूसरे टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, कैसे, के के टर्म्स में या एनआर, जैसे भी गोलमाल करके, जैसे इसको अगर आप मैच करें तो यहां से भी यू कुड कैलकुलेट वो √3RT/m. हमने पहले भी निकाला था, हाँ जी, वो सेम डेरिवेशन था, यहां से भी आ जाएगा, राइट. कैसे, देख लीजिए एक बार. URMS क्या है, दिस इज 3 times PV/nm. वेरी इंटरेस्टिंग, mn is equal to mn. ये क्या कर रहे हो, m क्या है, m is mass of one molecule. बड़ा m क्या है, मोलर मास. बड़ा n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड n है नंबर ऑफ मोल्स. ये 4 चीजें थी. मैं एक बार फिर याद दिला दूं, हमने किया था पहले, और फिर एक बार कर देता हूं ताकि सेट हो जाए. m/na, सॉरी क्षमा चाहता हूं, m into na, n upon na, ऐसे लिख सकता हूं इसे. और ये क्या चीज है, ये है m, और ये क्या है, ये है n. तो छोटा m बड़ा n इज इक्वल टू बड़ा n छोटा n. आप दोनों इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं, ठीक है ना. तो हाफ, सॉरी, URMS स्क्वायर इज 3 PV/mn. PV is equal to nRT, तो 3 nRT/mn, which is m into छोटा m. nn कट गया, बड़े मजे से आप ले सकते हैं. URMS का स्क्वायर इज 3 RT/m, या URMS is √3 RT/m.
जो अपना स्टैंडर्ड डेरिवेशन था, जो हमने यूज भी किया था पहले फॉर्मूला, वो आप यहां से डिराइव कर सकते हैं। ठीक, चलिए कुछ एक यूनिट्स की जगलिंग करते हैं लोग कभी कभी, है ना, वो देख लीजिए। आरएमएस वेलोसिटी की यूनिट्स, ध्यान रखना आर जूल्स पर मोल केल्विन में रखना है और मोलर मास किलोग्राम्स पर मोल में आपको रखना पड़ेगा। आमतौर पर आप मोलर मास ग्राम्स पर मोल में रखते हैं। जैसे मोलर मास ऑफ O2 कितना होगा, 32 ग्राम्स पर मोल। आपको यहां रखना पड़ेगा 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स पर मोल, ऐसे रखना पड़ेगा। तो आप जब भी m की वैल्यू मोलर मास रखेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके रखेंगे ताकि वो ढंग से फिट हो जाए, अदरवाइज यूनिट्स गलत हो जाएगी और आप फंस जाएंगे, जैसा हमने लास्ट टाइम भी पॉइंट आउट किया था। एक आध एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। वही फॉर्मूला है, बार बार जगलिंग कर आ रहा है। PV इज 1/3 NMURMS स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन है ऐसी बात पे। चलिए इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ N2 and CO2. Equal volumes of gases at same temperature and pressure have same number of moles, Avogadro's law. Moles बराबर है उनके, एवरेज ट्रांसलेशनल के एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज सेम फॉर दिस एंड दिस। अगर टेम्परेचर सेम है तो एवरेज के सेम रहेगी, सच है। आरएमएस स्पीड रिमेन्स सेम, नहीं, आरएमएस स्पीड इज √3 RT by M। 3 RT सही है, सेम है, M अलग अलग है तो सेम नहीं होगा, गलत है। डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन CO2, ऐसा होगा। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, या PM बराबर ρRT। Therefore डेंसिटी ρ is PM upon RT। आप देखें प्रेशर सेम है, R सेम है, T सेम है, तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर मोलर मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, तो N2 का मोलर मास कम है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, सच है। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ N2 and CO2 सेम। एवरेज सेम है, टोटल नंबर ऑफ मोल सेम है, तो टोटल के भी सेम है, हाँ सही है। तो A, C, D तीनों सही आंसर है। एक और हो जाए, चलिए। इन अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 1 लीटर देयर आर 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, अच्छा, ईच ऑफ मास कितना ग्राम्स, ठीक है। इफ आरएमएस स्पीड इज इतना देन द प्रेशर ऑफ गैस विल बी कितना, ठीक है। कैसे निकालो, PV इज 1/3 NMURMS स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर कितना है निकालना है। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1 लीटर। 1/3 N, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 10⁻23, मास ऑफ ईच पार्टिकल है 10⁻22 ग्राम्स, फाइन। और URMS कितनी है 10⁻5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ऐसा यूनिट्स कर लो यार, अच्छा रहेगा। 10⁻5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड यानी कि 10⁻3 मीटर्स पर सेकेंड, फाइन। चलो देखते हैं, वैसे खिचड़ी बनी हुई है कई चीजों की, कई यूनिट्स की। ग्राम्स है, ग्राम्स को किलोग्राम्स कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 10⁻25 किलोग्राम्स। और लीटर है, लीटर को मीटर क्यूब कर लो तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, ताकि कहीं कलंक ना लगे, सब ऐसा यूनिट्स में कर लिया है हमने, ठीक है, जय हो। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, इसको देखिए, ये आ जाएगा 10/3 इंटू 10⁻3, 10⁻4, ये आ गया 10⁻4/3 पास्कल्स, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है A/3 इंटू 10⁻7 पास्कल्स की। पास्कल पास्कल काट दिए, 3 कट गया, तो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 10⁻3। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, द वैल्यू ऑफ A इज 10⁻3, ऐसे आ जाए। डन, चलिए। The atomic masses of helium and neon are 4 and 20 AMU respectively, ठीक है। The value of the de Broglie wavelength, oh my god, of helium gas at -73 degrees Celsius is m times that of de Broglie wavelength of neon at इतना m is। J का क्वेश्चन एडवांस का,
सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन है, बहुत ही आसान है। कैसे, आइए देखते हैं। एटॉमिक मासेस ऑफ हीलियम एंड नियॉन आर इतना इतना, ठीक है। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा वाज h अपॉन mv, राइट, है ना। तो लैम्डा ऑफ हीलियम बाय लैम्डा ऑफ नियॉन इज mv ऑफ नियॉन बाय mv ऑफ हीलियम, ठीक है। अब m ऑफ दिस इज मोलर मास ऑफ नियॉन बाय मोलर मास ऑफ हीलियम, ये तो ठीक है, पता है, रेशियो दे रखा है, इनटू वेलोसिटी ऑफ नियॉन बाय वेलोसिटी ऑफ हीलियम। डाउट आता है कौन सी वेलोसिटी रखें, आरएमएस रखें, मोस्ट प्रोबेबल रखें, या मीन वेलोसिटी रखें। क्या आपने ध्यान दिया कि आप कुछ भी रखोगे वो अल्टीमेटली कैंसिल तो हो जाएगा, क्यों? √2 होगा या √3 या √8/π, जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, कट जाएगा और क्या आ जाएगा, रूट कांस्टेंट इंटू r इंटू t बाय m। तो दिस इज मोलर मास ऑफ नियॉन 20 बाय हीलियम 4, रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ नियॉन बाय मोलर मास ऑफ नियॉन, टेम्परेचर ऑफ हीलियम बाय मोलर मास ऑफ हीलियम, 5 टाइम्स बड़ी गंदी रूट, टेम्परेचर ऑफ नियॉन कितना था, टेम्परेचर ऑफ नियॉन 727 और 273 1000 केल्विन, और टेम्परेचर ऑफ हीलियम -73 डिग्री सेल्सियस मतलब 200 केल्विन, इनटू मोलर मास ऑफ हीलियम 4 बाय नियॉन कितना है 20। ओ माय गॉड, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, आप देखिए, दिस इज 5, ये तो 1 आ गया, 5, दैट्स इट। जी हाँ, तो बोला है द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम, दैट ऑफ दिस m इज 5 टाइम्स, m इज 5, आंसर इज 5 है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, द कैलकुलेशन आसान थी, ऐसे ही होता है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, लगे रहिए। बिल्कुल, एक और क्वेश्चन करते हैं। द टेम्परेचर एट विच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव द सेम आरएमएस स्पीड एज हीलियम एटम्स, ओके। नाउ O2 है और U RMS of O2 is same as U of helium at 300 Kelvin। अच्छा, ठीक है। Now ये भी RMS ही है, और कुछ नहीं दिया तो RMS ही मान लेते हैं, फाइन। तो √3 RT by M for O2 is √3 RT by M for helium। रूट उड़ा दीजिए, 3r उड़ा दीजिए, T1 by M1 बराबर T2 by M2। तो टेम्परेचर है 6P अपॉन M 32, इज टेम्परेचर उसका कितना है 300 केल्विन अपॉन 4, therefore P is 32 upon 4 into 300 upon 6, that is not too much of a problem, 4 8s are 32 और 6 5s are 30, P कितना जाएगा, वैल्यू ऑफ P is 400, oh my god। तो टेम्परेचर एट विच O2 molecules have same RMS speed 60P, 60 into 400, 24,000 केल्विन पर, माय गुडनेस, इतना ज्यादा रखना पड़ेगा, ऐसा आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक करें, कुछ ज्यादा ही रायता फैलता हुआ दिख रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेट्स चेक दिस आउट वंस। √3 RT by M दोनों बराबर थे, 3r 3r काट दिया, टेम्परेचर कितना था 6P 60, अच्छा नहीं सॉरी, देखो एक सिली मिस्टेक थी, यहाँ 60P दिया है और हमने 6P लिखा है, इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है। 60P तो यहाँ 60 आएगा, इसे काटिए, 400 नहीं 40 है, ठीक है। 60P by 32 फिर से पूरा चेक करो, बराबर 300 by 4। शक कैसे हुआ, देखो 300 का कुछ ज्यादा आ जाता, 24,000 थोड़ा सा अतिरेक लग रहा था। अब कितना हो जाएगा, अब आप देखेंगे 60P 2400, 3000 का 2400, 8 गुना चल जाएगा, 80 गुना थोड़ा ज्यादा था, 8 गुना जी लेंगे इसके साथ। दिस लुक्स डिसेंट, राइट। चलिए, दिस इज द आंसर, दिस इज P is 40।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इट सेज 1 mole of a gas, for 1 mole of a gas the average kinetic energy is given as E, find URMS। आपको याद होगा आरएमएस वेलोसिटी डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के काम में आती थी। तो हाफ m इंटू यू आर एम एस का स्क्वायर, ये क्या है, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल। अगर इसे n नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी टोटल के ई ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नाउ अगर आप ध्यान दें 1 मोल है तो n फॉर 1 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। तो दिस इज Na, एक मोल के लिए Na इंटू m, मास ऑफ ईच पार्टिकल, दैट इज नथिंग बट मोलर मास इंटू URMS का स्क्वायर। दिस इज E, therefore URMS is 2E by m की रूट 2E by m की a is the answer। डायरेक्ट डेफिनेशन देखिए आप, राइट। And this brings us to the final installment of kinetic theory of gases। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ की। सिंपल से दो आइडियाज हैं, कंसेप्चुअली देखिए और फॉर्मूला, ये दो चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, गेस कीजिए क्या हो सकती है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी नाम से भी बहुत मुश्किल ही है गेस करना। फ्रीक्वेंसी मतलब पर यूनिट टाइम कितनी जल्दी जल्दी कोलाइड करें, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं। तो विद इन 1 सेकेंड ऑन एन एवरेज एक पार्टिकल कितनी बार कोलिजन करता है, दैट इज टर्म्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन सिमिलर गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस नहीं, एक प्योर सब्सटेंस है, और वैसे डेरिवेशन करते हैं तो पहले एक का निकालते हैं फिर सबका निकाल लेते हैं, बट ऑन एन एवरेज पर यूनिट टाइम मॉलिक्यूल्स किस फ्रीक्वेंसी से कोलाइड कर रहे हैं, अगर आपको निकालना होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स निकालने होंगे, तो दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय Z1। कितनी है ये, हम डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन बता रहे हैं। दिस इज √2 पाई सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा क्या है, सिग्मा को हम कहते हैं कोलिजन डायमीटर। मतलब अगर एक पार्टिकल ऐसा है और दूसरा पार्टिकल ऐसा, तो डू यू सी कि अगर आ रहे हैं तो यहां पे जाएगा तब भी टक्कर हो जाएगी, बिल्कुल। अगर इनफैक्ट अगर ये हल्का सा इधर भी जा रहा है, कहने का मतलब है अगर एक पार्टिकल चलता हुआ जा रहा है तो वो पूरा का पूरा एक सिलेंडर स्वीप करता हुआ जा रहा है। क्या इमेजिन कर सकते हैं, पार्टिकल चल रहा है तो उसके रास्ते में जितना भी वॉल्यूम वो घेरता हुआ चल रहा है, अगर कोई भी दूसरा वॉल्यूम या कोई भी दूसरा पार्टिकल अगर उस वॉल्यूम में हुआ तो टक्कर पड़ जाएगी। जैसे ये यहां आ रहा है, अगर इस तरह से चलता हुआ आ रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल अगर एज पर भी हुआ तो जैसे यहां निकलेगा धड़ाक यहां से टकरा जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो क्रॉस सेक्शन है डिस्टेंस टू आर, इस डिस्टेंस टू आर को हम बोलते हैं कोलिजन डायमीटर। क्यों, एक नाम है अजीब सा, हम मानते हैं मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल है और मॉलिक्यूल के जो डायमीटर इसको हम बोल देते हैं कोलिजन डायमीटर। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर n स्टार इनटू मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी। n स्टार क्या है, इट इज n स्टार इज number of particles per unit volume, which is number of particles है number of moles into Avogadro's number by volume। तो number of particles या number of moles per unit volume multiplied by Avogadro's number। अगर आप ज्यादा familiar terms में चाहते हैं तो ऐसा भी हो जाएगा। एक रफ सा फॉर्मूला है, रफ क्या फॉर्मूला तो फेयर है, बहुत कम काम आता है, कोई बिल्कुल माथे आ जाए पूछने के तो ही पूछ सकते हैं। एक बार मीन फ्री पाथ की चर्चा जई ने करी है, इसलिए ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, बस इतना ही काम का है। Z1 is √2 pi sigma square, where sigma is 2 times radius, n star, where n star is number of particles या gas molecules present per unit volume into mean velocity, right? हम किसी डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कहां से आया कैसे है बस। और मीन फ्री पाथ ये क्या चीज होती है, दो टक्करों के बीच में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, कभी जल्दी टक्कर कभी देर में टक्कर, तो एवरेज डिस्टेंस जो एक पार्टिकल ट्रेवल करता है बिटवीन टू टक्कर्स, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। अच्छी बात है, डिस्टेंस जितना भी हो हम ट्रैजेक्टरी लीनियर मान के चलते हैं, और उसमें हम एक चीज जो मीन फ्री पाथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये क्या है, लैम्डा is u average by Z1 simply, या lambda is proportional to t by p, ऐसा आ जाता है।
सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हाँ जी, वैसे तो इसके बहुत एलिगेंट सा डेरिवेशन भी है, बट ऑलरेडी हमारे पास काफी कुछ है जो हमने अच्छे से कर लिया है। ये बिल्कुल पेरिफेरल सिटिंग ऑन द एज है, जो बहुत काम नहीं आएगा, उसमें बहुत ज्यादा हम समय और ऊर्जा नष्ट भी नहीं करेंगे। तो दिस इज सिंपली यू एवरेज बाय Z1। और यू एवरेज क्या थी, आपने पीछे एक्सप्रेशन था उसमें देखा है, वो √2 वाला पूरा एक्सप्रेशन था। और जो खास जो नोट करने लायक बात है वो ये कि क्योंकि इट इज प्रोपोर्शनल टू T बाय P। अच्छा, और अगर ये रेशियो कांस्टेंट है, ये कब कांस्टेंट होता है, इफ V इज कांस्टेंट। अच्छा, जी हाँ, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट था केलुसैक्स लॉ में जैसा देखा था आपने, तो T बाई P कांस्टेंट है, और अगर ऐसा हुआ तो मीन फ्री पाथ कांस्टेंट हो जाएगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, आप टेम्परेचर बदलिए, प्रेशर बदलिए, डजंट मैटर, मीन फ्री पाथ रिमेन्स द सेम। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रहे, अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे, बिल्कुल देखते हैं। द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस, ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने। टेंशन मत लो, भाषा है, मनोरंजक, बस और कुछ नहीं। दिल पे कलेजे पे पत्थर रख के मजबूत कलेजे के साथ पढ़ लो उसे एक बार, वो हो जाएगा। कुछ है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, कोई चीज है, इज प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ लैम्डा एंड मीन स्पीड। ठीक है, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड, ये इनिशियल है, और फाइनल में इज इंक्रीज 4 times। ठीक है, and its pressure is increased 2 times. Fine. As a result, the diffusion coefficient of this gas increases x times the value of x is. बहुत ही प्यारी चीज है। आप देखें, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट मान लीजिए था dc, इट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड मीन स्पीड, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो dc1 या फाइनल बाय dc इनिशियल is lambda into average velocity final by lambda into average velocity initial। अच्छा, lambda was proportional to T by P, अगर आपको याद हो, जस्ट थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था lambda is proportional to T by P। तो आप देखिए, this is T by P final, T by P initial, और average velocity is √8 by pi RT by M। M तो सेम ही है गैस का, तो दिस इज रूट ऑफ T फाइनल बाय T इनिशियल। ओके, और ये कितना जाएगा, दिस इज एक तरह से T फाइनल बाय T इनिशियल टू द पावर 3/2 इंटू P इनिशियल बाय P फाइनल, ऐसे आ गया। T फाइनल बाय T इनिशियल है 4, तो 4 टू द पावर 3/2, और P इनिशियल बाय P फाइनल इज हाफ। अच्छी बात है, 4 का √2, 2 का क्यूब 8, 8/2 4, तो आ गया x is 4, वैल्यू विल बी 4 times। That's it, that's it, it is just a formula substitution। आपको दो चीजें आपको अपने होश संभाल कर रखने हैं कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट दिखते ही रोना पीटना मुझे कि हाँ ये क्या हुई, तो पढ़ा है नहीं, हम तो नहीं आता। ठंड रखो, ये विश्वास रखो कि जितना काम का है सब पढ़ा दिया गया है, और उसके बाद कॉमन सेंस एक सबसे बड़ी खतरनाक रेयर चीज है, उसके प्रयोग के बगैर जे के क्वेश्चन नहीं होते। तो इस विश्वास के साथ कि सारी काम की बातें आपके पास हैं, अब आपको पढ़कर अपनी बुद्धि लगा के सॉल्व करना है, आप करेंगे 100% काम होगा। क्योंकि कितनी भी चीजें पढ़ा ली जाएं, हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाते पढ़ाते तो पूरी उम्र बीत जाएगी, तब भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन मौके पर चौका आपको कॉमन सेंस से मारना होगा, और वो इस लायक हो जाएंगे आप अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, राइट। तो चलिए, it's a great send off to kinetic theory of gases, and this makes the way for the next item, which are real gases। wow, real gases क्या हैं? They are the real stuff। आपको याद होगा हमने 2 assumptions लिए थे, कौन से? हमने कहा था कि मॉलिक्यूल्स में ना अट्रैक्शन होते हैं ना रिपल्शन, और हमने ये भी कहा था कि वॉल्यूम एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये आइडियल गैस के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के assumptions थे, और ध्यान रखना, जो गैसेस इन assumptions के अनुसार चलती हैं, या ये assumptions जिन गैसों पर लागू होते हैं, वो गैसेस एक इक्वेशन फॉलो करती हैं, PV is equal to nRT, जिसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, और वो गैसें कहलाती हैं आइडियल गैस। और क्या आपको पता है, ब्रह्मांड में कोई आइडियल गैस नहीं है। व्हाट? जी हाँ,
कोई भी गैस आइडियल नहीं है। क्यों? वो दो सारे assumption कि ना अट्रैक्शन और रिपल्शन और वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, वो एक्चुअली सही assumptions नहीं है, वो क्रिटिकल केसेस में आके फेल हो जाते हैं। अच्छा, फिर तो फिर फायदा क्या उसे पढ़ाने का? इतने दिन से पढ़ा रहे थे, क्या पूरा था वो? एक काम का है। उससे आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि भाई गैसेस ऐसे बिहेव सिंपल केसेस में कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप रियल गैसेस की ओर जाएंगे, रियल गैसेस मतलब वो गैसेस जो वास्तव में हैं, देन यू वुड फाइंड कि कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कैसे? एक शब्दावली है, देखिए, gases which do not obey ideal gas law under all conditions of temperature and pressure are called real gases। ठीक है, ये जो वैज्ञानिकों की शब्दावली है ये बहुत ही अहंकारपूर्ण है वैसे देखा जाए। क्यों? जब ये लिखते हैं ना which do not obey ideal gas equation, तो बच्चों को इससे एक भ्रम होता है। उनको लगता है कि शायद वैज्ञानिकों के पास कोई शक्ति है जिससे उनके आदेशों का पालन कर लेगी कोई गैस। वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। गैसें ईश्वर ने बनाई हैं, वो पूरी तरह से ईश्वरीय इच्छा पर चलती हैं। किसी इंसान की हैसियत नहीं है कि वो कुछ भी उनसे अपना काम करवा ले, वो अपनी मर्जी से चलती हैं। इंसान या वैज्ञानिक क्या करते हैं? उन गैसेस की स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और ऐसे तुक्के मारने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में बता रहा हूं, जिसमें वो गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकें। अगर वो फिट हो जाता है तुक्का तो एक लॉ बन जाता है और हम कहते हैं ये एक लॉ है। पर ध्यान रखना, अगर वो लॉ कभी चलता है और कभी नहीं चलता तो ये गैसों का दोष नहीं है, ये हमारे इंसानों की थ्योरीज का दोष है। उन थ्योरीज में खोट है ना कि गैसों में, वो तो भैं जैसी है, राइट? तो ये कहना कि विच डू नॉट ओबे आइडियल गैस लॉ, इससे ऐसा लगता है कि नहीं वो उन्होंने कोई अपराध कर दिया। कोई अपराध नहीं किया, बेचारा अपनी जिंदगी जी रही है गैसें तो, है ना? लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं अभी तक वैज्ञानिक एक भी ऐसी गैस नहीं खोज पाए जो आइडियल हो। हाँ जी, और यही नहीं, रियल गैसेस की एक भी सही इक्वेशन नहीं है। आज तक एक भी इक्वेशन ऐसी हमारे पास नहीं है जो वास्तव में गैसें हैं उनको हर टेम्परेचर हर प्रेशर पर उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर दिया जाए, ऐसी एक भी इक्वेशन नहीं है। तो फिर क्या फायदा, क्यों पढ़ रहे हैं हम? अरे फिर भी काम आती है, हम लगभग प्रेडिक्शन कर पाते हैं, एक्यूरेट नहीं तो अप्रोक्सीमेट आंसर्स निकाल लेते हैं, उसी में जिंदगी चल जाती है। अभी तो इतना हो सकता है आप आगे रिसर्च करें, आप कोई नई क्वेश्चन खोजें और वास्तव में सारा बिहेवियर सही से एक्सप्लेन कर दें, अभी तो आपके ऊपर होगा, राइट? तो चलिए पहले तो देखिए कि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस से पीवी कर्व, बॉयल्स लॉ का ग्राफ याद है आपको? ऐसा, हाँ जी। लेकिन इसमें आप देखें कभी कभी ये भी हो जाता है कि भाई एक दूसरा ग्राफ आ गया ऐसे, ये क्या है? इसमें एक कोई ग्राफ आइडियल गैस का है, दूसरा ग्राफ रियल गैस का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्राफ तो मैच नहीं कर रहे। जी हाँ, इसका मतलब सचमुच में जो बिहेवियर है गैसों का, रियल गैसेस का, वो आइडियल बिहेवियर से काफी अलग है। हाँ, अब हम देखेंगे नंबर 1 वो बिहेवियर है कैसा, नंबर 2 क्या कारण है, और नंबर 3 रियल गैसेस को हम इक्वेशंस के माध्यम से हैंडल कैसे करेंगे, राइट? तो आज तक क्या वैज्ञानिकों के पास कोई अच्छी एक प्रॉपर ढंग की इक्वेशन नहीं बन, ना कोई नहीं बनी आज तक। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या थी? वो थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या पीवी अपॉन एनआरटी इज इक्वल टू 1। ये थी आइडियल गैस की इक्वेशन। अच्छा, तो कुछ लोगों ने कहा अच्छा सब एक काम करते हैं, आइडियल गैस के लिए पीवी अपॉन एनआरटी बराबर 1 है। हाँ है, तो नॉन आइडियल गैस के लिए क्या होगा? 1 नहीं होगा। हाँ, तो 1 नहीं होगा तो कुछ तो होगा। हाँ, तो हम कहेंगे पीवी अपॉन एनआरटी बराबर जेड। अच्छा, और ये जेड क्या है? उनका जेड कुछ भी हो, 1 हो नहीं हो ऐसी तैसी उसकी, अगर 1 हो गया तो ये आइडियल गैस जैसी है, और अगर नहीं है तो ये नॉन आइडियल गैस है। लो आ गई नॉन आइडियल गैस की इक्वेशन। अरे वाह क्या बात है, तालियां तालियां, लोग खुश हुए। पर सबसे बड़ा चक्कर पड़ा इस जेड में। इस जेड का एक नाम दिया गया, इसको लोग प्यार से कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। भयानक नाम है, जो भी है। कोई खास बात है इसमें? हाँ, बड़ी खास बात है। ये z कोई कांस्टेंट नहीं है। मतलब ये z जो है, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस, एवरीथिंग। ये प्रेशर बदलो या प्रेशर वॉल्यूम तो आपस में इंटर रिलेटेड मानते हैं, पर प्रेशर या वॉल्यूम में से कुछ भी बदलोगे z बदल जाता है, टेम्परेचर बदलोगे z बदल जाता है, गैस बदल दो, अमोनिया की बजाय O2 ले लो, की बजाय N2 ले लो तो भी ये बदल जाता है।
तो z एक खतरनाक किस्म का अज्ञात वेरिएबल है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है। और क्योंकि इस वेरिएबल की वैल्यू निकालना हमेशा संभव नहीं होता, मतलब आपके पास कोई प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है तब तो आपने निकाल लिया, लेकिन जैसे ही आप उसे बदलोगे, अब z बदलेगा कैसे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है थ्योरी में, कोई इक्वेशन भी ढंग की नहीं है। इसलिए कोई बहुत हम इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक एक्यूरेट रियल गैसेस की इक्वेशन नहीं है, पर फिर भी एक काम चलाऊ इक्वेशन बन जाती है और लोग यहां से डिफाइन करते हैं z, और z कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक चीज और बताना चाहता हूं, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल और टेम्परेचर, चार चीजें नापते थे हम, P, V, N और T। गैस आइडियल हो या नॉन आइडियल, मोल वही होंगे, टेम्परेचर वही होगा। लेकिन हां, अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं या प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो आइडियल प्रेशर और रियल प्रेशर, आइडियल वॉल्यूम और रियल वॉल्यूम अलग हो सकते हैं। कैसे? ये कैसे बोल रहे हैं आप? ऐसे, रियल क्या है? विच कैन बी मेजर्ड या विच इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। जो प्रेशर आपने नाप लिया वो रियल प्रेशर है, जो वॉल्यूम आपने नाप लिया वो रियल वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम आप नापते क्या है? आप वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नापते हैं, ठीक है? तो ये रियल वॉल्यूम है। हाँ, तो इसी को कई बार लोग लिख देते हैं P, इसी को लिख देते हैं V। तो जो प्रेशर या वॉल्यूम आप लिखते हैं वो एक्चुअली अगर अलग से न स्पेसिफाइड हो तो वो रियल प्रेशर या रियल वॉल्यूम है जो वास्तव में नापा जा सकता है, ठीक है? और ये आइडियल प्रेशर और आइडियल वॉल्यूम क्या है? ये तब का प्रेशर, अगर गैस आइडियल होती, अगर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन के फोर्सेस नहीं होते, तब जो प्रेशर होता वो आइडियल प्रेशर होता। अच्छा, और अगर गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता, तब जो वॉल्यूम होता वो आइडियल वॉल्यूम था, ठीक है? कोई रिलेशन है क्या इनमें? हाँ, है ना। लेकिन आइए पहले एक छोटी सी चीज करके दिखाता हूं आपको। क्या? पहले इसको देखिए आप। आपके पास था PV अपॉन NRT रियल इज इक्वल टू Z, और PV अपॉन NRT आइडियल इज इक्वल टू 1। हाँ जी, डिवाइड कर दीजिए। NRT तो दोनों के लिए सेम ही है, तो PV रियल अपॉन PV आइडियल इज इक्वल टू Z। हाँ जी, यहां ये क्या लिखा है? इफ P आइडियल इज इक्वल टू P रियल, वो कट जाएंगे तो रियल वॉल्यूम बाय आइडियल वॉल्यूम इज इक्वल टू Z। अगर दोनों वॉल्यूम सेम हो जाएं तो P रियल बाय P आइडियल इज Z, और अदरवाइज इन जनरल आप कह सकते हैं एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और कुछ नहीं, PV रियल बाय PV आइडियल का रेशियो है। लोग कहते हैं ठीक है, फॉर्मूले से आगे कौन सी बहुत बड़ी बात है? बड़ी बात तो नहीं, पर लोग कभी कभी ऐसे देखना पसंद करते हैं। अब यहां पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, बड़ी खूबसूरत, जो सबसे काम की बात आज हम खत्म करें उसके पहले आप सुन के जाइए, और वो ये कि P आइडियल और P रियल में क्या रिलेशन है। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रियल गैसेस में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी मॉलिक्यूल्स के बीच में, और आइडियल गैस में कुछ नहीं होता, ठीक है? अब मान लीजिए कोई गैस है जो प्रेशर लगा रही है। हाँ जी, हमने कहा आइडियल गैस है, ठीक है? तो आइडियल गैस में जो प्रेशर लग रहा है, कैसे लग रहा है? मॉलिक्यूल आते हैं, धार 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 दीवारों से टकराते हैं, लौटते हैं, और जितनी टक्कर मारते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, उससे वो फोर्स निकलता है, उससे प्रेशर निकालते हैं। अभी किया था, ठीक है? अब अगर अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं और मॉलिक्यूल आया टकराने, पीछे दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, ये टक्कर मारने जा रहा है, मैं कहीं आऊं ऐसे टक्कर मारने जा रहा हूं, सामने दीवार है, कोई न रोके, धड़ाम से टकरा जाऊंगा, दीवार में कुछ प्रेशर लगेगा। हाँ, और अगर मैं टकराने जा रहा हूं, कोई पीछे से रोक ले, अरे अरे कहां जा रहे हो, तो मैं उतनी तेजी से टकरा नहीं पाऊंगा। अगर उतनी तेजी से नहीं टकराऊंगा, उतना प्रेशर नहीं लगेगा। हाँ जी, तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, इफ अट्रैक्टिव इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट, P real is less than P ideal. P real will be less, क्यों? उतनी तेजी से पीछे से अट्रैक्शन आ रहा है, दीवार से टकरा नहीं पाऊंगा, कम प्रेशर लगेगा।
अगर रिपल्सिव फोर्सेस से क्या हुआ, मैं जा रहा था टकराने, लेकिन अच्छा जा रहा है और धड़ाम और धक्का मार दिया तो धड़ाम और पागलों की तरह टकराऊंगा, प्रेशर ज्यादा लग जाएगा। तो इफ रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट, P real is more than P ideal. और Z क्या था? Z was P real by P ideal if V ideal बराबर V real. इक्वेशन देख ही सकते थे हम। नो, अगर अब यहां से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है रियल बाय आइडियल Z इज लेस देन 1 और इसका मतलब होगा Z इज मोर देन 1। तो यहां से देखिए, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं तो Z लेस देन 1 है, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं तो Z मोर देन 1 है। और इक्वल टू 1 होगा कब? जब ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, वो कैंसिल कर देंगे तो Z 1 हो जाएगा। अट्रैक्शन है तो Z विल बी लेस देन 1। गैस गैस की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन 1 अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है, और मोर देन 1 अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। ये याद रखने लायक बात है। लास्टली चलते चलते एक चीज और, वॉल्यूम के बारे में क्या कंसेप्ट है, ये बहुत अच्छी बात बोलो, ध्यान से सुनिए, है ना, डोंट लूज पेशेंस, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से। नाप सकते हैं कंटेनर का वॉल्यूम, हाँ जी, पर डू यू नो आइडियल वॉल्यूम क्या होता है? मैक्सिमम लोगों को आइडियल वॉल्यूम की डेफिनेशन ही पता नहीं होती। आइडियल वॉल्यूम क्या होता है? वो वॉल्यूम जिसमें गैस का मॉलिक्यूल घूम फिर सकता है, वो है आइडियल वॉल्यूम। अच्छा, तो वो तो डब्बे का वॉल्यूम मानेगा। डब्बा नापते हैं हम, डब्बे का इंटरनल वॉल्यूम है V माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अदर गैस मॉलिक्यूल्स। ये वो वॉल्यूम है जिसमें गैस का मॉलिक्यूल घूम फिर सकता है, ये आइडियल वॉल्यूम है। आज हमने देखे हैं ओरिजिन ऑफ नॉन आइडियलिटी, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या एक्चुअल वॉल्यूम इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। इसके कारण चीजें नॉन आइडियल होती हैं, जी हाँ होती हैं। और उसके कारण हमने एक चीज और देखी, एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z डिफाइन किया, PV अपॉन nRT विच इज इक्वल टू Z। Z अगर 1 से कम है अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हैं, और अगर Z 1 से ज्यादा है तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हैं। हमने ये देखा है। आगे आगे बात होगी ग्राफ्स की। अच्छा, हम ग्राफ्स बनाएंगे? जी हाँ, हम गैसेस के बिहेवियर को बहुत डेलिकेसी के साथ बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन वो सब चीजें बेस्ड होगी आज के इस सेशन पर, जिसमें हमने एक बेसिक प्रीमाइस बिल्डअप करी है आइडियल प्रेशर, आइडियल वॉल्यूम, रियल प्रेशर और रियल वॉल्यूम की। तो चलते मिलते हैं जल्दी से अगली बार, और इसी कहानी का आगे करते हैं विस्तार। तब तक के लिए नमस्कार।